हमने मनी के पहले लेक्चर में कुछ बुनियादी तथ्यों पर बात किया था, मनी से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड। आइए हम कुछ और जानकारियों और तथ्यों पर बात करते हैं मुद्रा से जुड़ी हुई। पिछले क्लास में मनी की एक डिफिनेशन पे हमने बात किया था कि मनी क्या है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट हैविंग लीगल टेंडर। ये फैक्ट, ये जो कथन है, क्या वो कहते हैं कि मनी वो सब कुछ है जो जनरली एक्सेप्टेबल है, जैसे सामान्य तौर पर हर कोई हंसी खुशी स्वीकार कर लेता है। अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप गए, मुद्रा दिए या पैसा दिए, और उसके बदले में वो सामान आपको मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। मीन्स ऑफ पेमेंट, भुगतान का एक बड़ा अच्छा प्रणाली है। और इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है लीगल टेंडर की, कि मनी एक लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर का मतलब कि सरकार का सपोर्ट है। जिस दिन सरकार का सपोर्ट उस कागज के टुकड़े से खत्म हो जाएगा, तो उस दिन वो टुकड़ा सिर्फ कागज का ही टुकड़ा रह जाएगा, उसका कोई वर्थ नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और जनरली एक्सेप्टेबल का मतलब किसी भी वस्तु को बेचने के बदले में सामने वाला व्यक्ति उस मुद्रा को, उस कागज के टुकड़े को लेने से हिचकता नहीं है। हर व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। आइए रूपी के सिंबल की बात करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव था भारत सरकार की तरफ से। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने रूपी के सिंबल को स्वीकार किया। और इसे किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट एक हैं डी उदय कुमार। डी उदय कुमार साहब ने इसको डिजाइन किया। और जो हमारा रुपी का सिंबल है उसकी डिजाइन क्या है? उसमें र होता है, रुपये का र, और रोमन आर, ये दोनों चीज मिला के बनाए जाते हैं। और किस तिथि को ये प्रयोग में आया? जिस दिन हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने इसे स्वीकार किया, उसी दिन से ये चलन में आ गया। और वो तिथि आपको याद रखनी है, 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार किया, और तब से यह चिन्ह प्रचलन में आ गया। दुनिया में ऐसी 5 करेंसीज हैं जिनका अपना अलग मुद्रा प्रतीक है। उन 5 करेंसीज के नाम और उनसे संबंधित देशों के नाम आपको याद रखने हैं। अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पौंड, जापान का येन, यूरोपीय यूनियन का यूरो, और फिर भारत का अपना रूपी सिंबल। ये 5 ऐसी मुद्राएं हैं, डॉलर, पौंड, येन, यूरो के बाद रूपी, जो अलग सिंबल के साथ पूरी दुनिया के मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। आइए टकसाल और प्रेस की बात करते हैं। सिक्के और रुपए जहां बनते हैं वही है टकसाल और प्रेस। टकसाल को मिंट भी कहते हैं। तो टकसाल और मिंट में क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं। और भारत में 4 जगहों पर सिक्के बनाने के 5 टकसाल हैं। तो 4 जगह कौन है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। और हैदराबाद में 2 जगहों पर है। तो इस तरह ये 5 टकसाल हो गए, लेकिन जगह तो आपके 4 हो गए, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। ये जितने भी टकसाल या मिंट हैं ये भारत सरकार के अधीन है, आरबीआई के अधीन नहीं है। ये याद रखिएगा फैक्ट। ये छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये किसके अधीन है टकसाल या मिंट। आरबीआई सिक्के और 1 रुपए का नोट नहीं बनाता है, ये हमारा वित्त मंत्रालय या भारत सरकार बनाती है। ये भी याद रखना है आपको। सिक्के और 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं बनाती है। और फिर एक और फैक्ट है, सिक्कों की ढलाई का जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, वो भारत सरकार का एक कॉरपोरेशन है, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको याद रहे। सबसे नीचे वाली लाइन है, उसको पढ़िए ध्यान से। वो कौन है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल। तो सिक्कों की ढलाई का जो स्वामित्व है, भारत सरकार का कौन सा निगम उसकी ओनरशिप ले रखता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। सिक्कों की ढलाई का स्वामित्व तो भारत सरकार का जो निगम है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके पास है।
आइए और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर बात करते हैं। जो भारत रत्न, आप सभी ने देखा होगा चित्र में, भारत रत्न में पीपल की संरचना, पीपल के पत्ते की संरचना बनाई जाती है, बनी होती है। तो हमारा जो भारत रत्न का मेडल है वो कोलकाता के टकसाल में बनाया जाता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, भारत रत्न का जो मेडल है वो कोलकाता के टकसाल में बनाया जाता है। 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सभी नोट प्रिंट करने की जो मोनोपोली है वो आरबीआई के पास है। यानी सिर्फ आरबीआई ही इनको प्रिंट कर सकता है। तो फिर नोट छापने के प्रेस कहाँ पे हैं? 4 जगहों पे हैं, याद रखिएगा। नासिक जो महाराष्ट्र में है, देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, और साल्वोनी जो कि असम में है। तो एक क्वेश्चन आया है कि नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे नोट छापने का प्रेस है? साल्वोनी। एकदम रट लीजिए दिमाग पे, ये फैक्ट एकदम याद होने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। अभी तक जो भी नोट छापे गए हैं भारत में, उसमें कौन सा नोट उच्चतम मूल्य वर्ग का है? इस नोट का जो मूल्य वर्ग है, किस नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट 10,000 रुपए का था, जिसे 1938 में इसको डीमोनिटाइज कर दिया गया। तो यही 10,000 का 1938 में इसे मुद्रित किया गया, इसे छापा गया, और 1946 में इसे डीमोनिटाइज कर दिया गया। और फिर 1954 में 10,000 का नोट शुरू किया गया, और इसे 1978 में डिमोनिटाइज कर दिया गया। तो यहां आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा मूल्य वर्ग का नोट 10,000 का नोट ही छापा गया, और 2 बार छापा गया। एक तो आजादी के पहले छापा गया 1938 में, और दूसरा आजादी के बाद शुरू किया गया 1954 में। और 1954 में छापने के बाद इसे तकरीबन 24 साल तक रखा गया, और फिर बाद में सरकार ने महसूस किया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया गया। छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। जो हमारे हमारी जो मनी होती है ना, मुद्रा, उसका कागज किस चीज का बना होता है? भारत में जो बैंक नोट मुद्रित किया जाता है उसका कागज 100% कॉटन का बना होता है। ये आरबीआई की साइट पे लिखा गया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। भारतीय बैंक नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं? तो नोट का जो बीच का हिस्सा होता है वो हिंदी में होता है, और पीछे वाले में अंग्रेजी होती है। लेकिन जो भाषा पैनल होता है ना हर नोट का, उसमें 15 भाषाएं होती हैं, 15 भाषाएं। क्या यह संभव है कि दो या अधिक बैंकों के नोट के सीरियल नंबर समान हो? हाँ, एकदम ऐसा है। और दो या दो से अधिक बैंक बैंक नोट के सीरियल नंबर समान होंगे, लेकिन क्या अंतर होगा? उनका इंसेट लेटर अलग होगा, या उनका छपाई का साल अलग होगा, या रिजर्व बैंक के अलग अलग गवर्नर के वहां वहां सिग्नेचर होंगे। इंसेट लेटर एक तरह का अक्षर होता है जो कि बैंक नोट के संख्या वाला जो पैनल होता है ना, हर बैंक का संख्या वाला पैनल होता है, उसी पर छापा गया होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर नोट में इंसेट लेटर हो। कुछ ऐसे भी नोट हो सकते हैं जिनमें इंसेट लेटर नहीं हो। आइए थोड़ा पॉलिसी पे थोड़ा बात करते हैं। अभी तो मनी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट हुए। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नोट छापने के लिए किस प्रणाली का इस्तेमाल करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का। मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब इस सिस्टम के तहत कुछ मिनिमम रिजर्व रखना चाहिए, मस्ट है आरबीआई को। और कितना रिजर्व रखती है? 200 करोड़ रुपए मिनिमम रखती है, 200 करोड़ मिनिमम रखती है। और इसे 1956 से इस्तेमाल किया जा रहा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को। तो ये जो 200 करोड़ होते हैं, इसमें पैसा भी होता है, मतलब हमारी मनी भी होती है, गोल्ड कॉइन भी होता है, गोल्ड बुलियन होता है, फॉरेन करेंसीज भी होती हैं, विदेशी मुद्राएं भी होती हैं। तो इसका रेशियो क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है।
इसमें से 115 करोड़ जो है, जो रिजर्व है, वो गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन में होना जरूरी है। मतलब सिर्फ 85 करोड़ अन्य रूपों में हो सकते हैं, लेकिन जो 115 करोड़ होगा वो गोल्ड कॉइन के रूप में होगा या गोल्ड बुलियन के रूप में होगा। कोविड के समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हमारे देश में चर्चा का विषय था। ये था हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? जब कोविड का दौर चल रहा था तो थोड़ा सा मंदी अर्थव्यवस्था में आ गई थी। कितने लोगों को अपना रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। तो पहले वो बेसिक चीजें समझते हैं, फिर वहां पे बताएंगे कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। बेसिकली जब मंदी आती है, यानी कि डिप्रेशन का है अंग्रेजी में, तो जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी तरलता कम हो जाती है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी, जो कैश राशि है उसी को तरल बोलते हैं, उसी को लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। तो जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो उस समय जो दिहाड़ी मजदूर भाई थे, छोटे दुकानदार थे, या छोटे छोटे जो लोग नौकरियां करते थे, उनकी जो डेली बेसिस पे जिनका इनकम होता था, उनका रोजगार खत्म हो गया था। तो जब रोजगार खत्म हो गया था तो उनका डेली का जो आमदनी था, जो दिहाड़ी उनकी आमदनी थी, वो खत्म हो गई थी। यानी कि तरलता खत्म हो गई थी। और तरलता खत्म होने के बाद क्या होता है? सीधी सी बात है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो आपके पास पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा जो आप नियमित रूप से कमाते हैं, तो आप रोज की जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। यानी कि रोज जो आप डिमांड करते थे मार्केट से जो चीजें खरीदते थे, वो डिमांड करना आप छोड़ देंगे। यानी कि अपनी जरूरतों के लिए आप डिमांड नहीं कर सकेंगे। तो इसका दूसरे व्यवसाय पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा अक्सर देखने में आया, और मैंने वेनेजुएला वाले क्लास में बताया था कि वहां लोग सिर्फ एक टाइम का भोजन कर रहे हैं। तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपना भोजन भी कम करेंगे, अपना न्यूट्रिशन भी कम करेंगे, कि जो खर्चीली चीजें उसको खत्म करेंगे। तो इसका असर दूसरे व्यवसाय पर भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए चावल बेचने वाला जो दुकानदार है, रोज उसका 100 किलो चावल बिकता था, 50 किलो बिकने लगा, 40 किलो बिकने लगा। मतलब उसके पास भी तरलता कम होने लगी, एक चेन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरों की तरलता कम हुई नौकरी जाने से, उसका प्रभाव दूसरे व्यवसाय पर पड़ा। यानी कि दूसरे व्यवसाय की भी आमदनी कम होने लगी, और फिर वहां भी लिक्विडिटी, तरलता यानी कि कैश राशि उनके पास कम होने लगी। और फिर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो दुकानदार भाई क्या करते हैं, वस्तुओं के दाम कम करने लगते हैं। और कौन सा हिस्सा कम करते हैं? जो उनका लाभ वाला, प्रॉफिट वाला पार्ट होता है, उसको कम करने लगते हैं कि चलो, अगर हम कम में बेचेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो फिर विक्रेता का लाभ कम हो जाता है। तो विक्रेता का लाभ कम हो गया तो मान लीजिए किसी ने अपने दुकान में, अपनी वेंचर में 20 लोगों को रखा है, 5 लोगों को रखेगा, 2 लोगों को रखेगा। यानी कि फिर मार्केट में रोजगार कम होने लगेगा। या मान लीजिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर अ, लोगों की आमदनी कम होने लगेगी, लोग डिमांड कम कम करना शुरू कर देंगे। जब डिमांड कम करने की, मान लीजिए आप महीने में 2 कपड़े खरीदते थे, 3 कपड़े खरीदते थे, तो आप सिर्फ एक कपड़े खरीदेंगे, या शायद वो भी ना खरीदें। तो कपड़ा व्यवसायी क्या करेगा? जो कपड़ा 300 रुपए में बेचता था, अब 150 रुपए में बेचेगा। यानी कि अब उसको 150 रुपए का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं? ये कंसेप्ट दिया था मिल्टन फ्रीडमैन, इकोनॉमिक्स। 2 इकोनॉमिक्स के नाम हैं हेलीकॉप्टर मनी से, मिल्टन फ्रीडमैन और बेन बर्नानके। इन दोनों इकोनॉमिक्स का नाम याद रखिए। इन्होंने कहा कि डिप्रेशन की जब ऐसी स्थिति आए, जब मंदी आए, तो उससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करिए। किसने दिया कंसेप्ट? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। और बाद में बेन बर्नानके ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो फिर क्या करती है सरकार? जब ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार क्या करती है? नोट छापती है, और नोट छापकर डायरेक्टली जनता के अकाउंट में ट्रांसफर करने लगती है। एक तरीका है डीबीटी के जरिए, सीधे आधार के जरिए आइडेंटिफाई करे और लोगों को डाले। हालांकि ये स्थिति भारत में नहीं आई। कोविड के समय कुछ पॉलिसी मेकर्स बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं लिया। तो फिर क्या करेगी? सरकार नोट छापेगी और फिर जनता के अकाउंट में सीधे डालेगी। इसी पैसे को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। तो हेलीकॉप्टर वर्ड इसी से लाया है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिराया
और जिसको जरूरत थी उठा लिया। तो उसमें हेलीकॉप्टर वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि सीधे जनता के अकाउंट में पैसे डाल दिया, और फिर जनता के पास पैसे आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, जरूरी चीजों, अपनी जरूरतें उस पैसे से पूरा करते हैं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक स्टेप होता है कि जब सरकार को नोट छापना पड़े और तरलता बढ़ती है, तो ये स्थिति और खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई वस्तुएं या सेवाएं तो जनरेट हुई नहीं है, वो तो आपने खुद ही जनरेट किया हुआ है। और वेनेजुएला ने किया, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया, जिम्बाब्वे में ने इस्तेमाल किया, और ये बैकफायर कर गई ये पॉलिसी। इतनी बैकफायर कर गई कि आज वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन है लगभग 10 लाख फीसदी है। मतलब बोरे में पैसा लेके जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेड खरीद रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई, और स्थिति काफी बदतर हुई। तो इसलिए पॉलिसी मेकर कहते हैं भैया हेलीकॉप्टर मनी का जो इस्तेमाल करिए, बहुत सोच समझ के करिए। जब बहुत आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस हो पॉलिसी मेकर्स को कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करिए। एक और कंसेप्ट आता है इसी समय, हेलीकॉप्टर मनी एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये दो कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसको समझिए। ये पिछले 2 साल में काफी प्रचलन में आया था। तो भारत में हेलीकॉप्टर मनी का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल हुआ। ये क्या है? वर्ड पर जरा जाइए। क्वांटिटेटिव ईजिंग, ईजिंग का मतलब होता है आसान करना। क्या चीज आसान करेगा? कुछ क्वांटिटी में बैंक या सरकार ग्राहकों के लिए कुछ चीजें, कुछ शर्तों को आसान कर देंगे। क्या शर्तें आसान कर सकते हैं? बैंक लोन का ब्याज दर कम कर सकते हैं, और ब्याज दर कम करने से शर्तें आसान हो जाएंगी, तो हमारे पास ज्यादा लिक्विड अमाउंट होगा, ज्यादा तरलता होगी। और कभी कभी बैंक क्या करते हैं, निगेटिव इंटरेस्ट रेट की शुरुआत कर देते हैं। तो निगेटिव इंटरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट माइनस में चला जाता है। जब इंटरेस्ट रेट 1% से कम होता है ना, याद रखना इस चीज को, जब इंटरेस्ट रेट 1% से कम होता है, तो उसको कहते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है? तो क्या करती है केंद्रीय बैंक या आरबीआई, उस समय क्या किया, ब्याज दर को कम कर दिया। और यहाँ पे 1% से कम नहीं हुआ, ब्याज परसेंट कम हुआ। और कई बैंकों को निर्देश दिया कि आप ईएमआई के लिए लोगों को दबाव न दीजिए। तो बहुत कुछ समय तक ईएमआई लोगों ने नहीं पे किया, और उसके लिए कोई उनको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ी। ये सब क्वांटिटेटिव ईजिंग के हिस्से हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग में एक और काम होता है कि सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए केंद्रीय बैंक प्रिंटेड मनी का उपयोग इस्तेमाल कर सकती है। और लेकिन यहां पर सरकार को इन संपत्तियों के लिए भुगतान करना पड़ता है। मतलब आरबीआई खरीदेगी तो आरबीआई, लेकिन भुगतान सरकार करेगी। और ये जो एसेट होगा आरबीआई के पास होगा। तो हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग में अंतर क्या हुआ और समानता क्या हुई? हेलीकॉप्टर मनी के मामले में जनता को मुद्रा वितरित की जाती है, और कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको दोबारा सरकार को वापस नहीं करना होगा। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है, दोनों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता अधिक खर्च करे, उनको प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा खर्च करें, और मुद्रास्फीति को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो आपकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सी बेहतर होगी। आइए, मनी सप्लाई एक कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो मनी सप्लाई पढ़ाने के पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से बात करूंगा। क्या बेसिक कंसेप्ट है मनी सप्लाई से जुड़े हुए? तो अभी तक मैंने आपको बताया कि मनी वो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम काम करे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब, आपने कोई सामान खरीदा, और उस सामान के बदले में आपने वो जो नोट या सिक्का दिया, वो जनरली आसानी से एक्सेप्ट हो गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करी। और दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट, ये क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब कि आप किसी भी वस्तु को मनी में मेजर कर सकते हैं।
यानी मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है, 3,000 रुपये, दो 2,500 रुपये, 3,500 रुपये, जो भी इसकी कीमत होगी, हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट ऑफ अकाउंट का बेसिक सा मतलब है। क्यों यूनिट ऑफ अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट होता है? मान लीजिए आपके किसी देश, आपके देश की जीडीपी को बताना है, तो जीडीपी को किस फॉर्म में बनाएंगे? मनी के फॉर्म में तो बनाएंगे ना। इतना इतना बिलियन डॉलर आपकी जीडीपी है, इतने मिलियन डॉलर आपकी जीडीपी है। जीडीपी है क्या? आपकी वस्तुएं सेवाएं हैं। और अगर मनी नहीं होती तो क्या बताते हैं? इस देश में 1,000 कुंटल गेहूं, 2,000 किलो चावल, आटा, प्याज, सब्जियां जो भी है, आप इस तरह अमाउंट में बताते हैं, तो वो क्या होता है? बड़ा एब्सर्ड सा मेजरमेंट होता है। तो ये काम मनी करता है, इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। और अगर यूनिट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट नहीं होता तो बहुत सारी व्यवस्था जो होगी अव्यवस्थित हो जाती। यही है यूनिट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट। मनी का एक और डिफिनेशन है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब आप अपने पूरे धन को मनी के रूप में बता सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि आपके जो एसेट है उसकी कीमत कितनी है, आपका जो एसेट है उसकी कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे कि आप ये तो कहेंगे नहीं मेरे पास एक मकान है, एक गाड़ी है, एक शॉप है। ये इससे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना। तो आप इनकी जो भी अगर स्टोर वैल्यू होगी, मान लीजिए इसकी इनकी कुल कीमत मान लीजिए 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज है, तो आप बताएंगे कि स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्मेट में बताएंगे कि मेरे पास जो एसेट है वो 20 लाख रुपीज है। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू जो है एक कंसेप्ट है जो कि मनी के डिफिनेशन को बेहतर करता है। तो मैं ये सब चीजें क्यों आपसे कह रहा हूं? ये जो तीन कंसेप्ट हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम एक्सचेंज, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगी, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सिर्फ रुपया या सिक्का ही इसी मानदंड पे काम करता है, या कुछ और भी चीजें हैं जो इस पे मानदंड पे काम करती हैं? तो जी हाँ, एक और है कंसेप्ट, वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट भी मनी का ही एक रूप होता है। यही अर्थ इकोनॉमिक्स का या मनी सप्लाई के कंसेप्ट का बेस है, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स आपको समझना है कि डिपॉजिट्स कैसे मनी होते हैं। तो इस तरह जो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स कितने हुए? दो कंपोनेंट हुए आपके मनी के, एक तो सिक्के और नोट, और दूसरा डिपॉजिट। अगर आप किसी को सिक्के और नोट देंगे तो उसके बदले में आप वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। और दूसरा है डिपॉजिट। डिपॉजिट भी तरल होता है, मनी होता है। कैसे होता है? क्या है डिपॉजिट? डिपॉजिट्स क्या है? डिपॉजिट भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है। डिपॉजिट मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है। तो डिपॉजिट्स कौन तैयार करता है? बैंक तैयार करते हैं डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट तैयार करते हैं, और बैंक का काम है डिपॉजिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उस पर ब्याज देना और लोन देना। बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, उस पर ब्याज देते हैं और लोन देते हैं। तो बैंकों की गाड़ी कैसे चलती है? बैंक जो लेंडिंग रेट देते हैं ना और डिपॉजिट रेट, दोनों में अंतर रखते हैं। तो जो उनका लेंडिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है, तो यही उनकी इनकम होती है। ये जो डिफरेंस हुआ ना लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट का, जो डिफरेंस होता है, उसी की मदद से बैंक अपने, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका जो सेटअप होता है, उसका खर्चा निकालते हैं डिपॉजिट्स की मदद से। तो बैंक कौन कौन से डिपॉजिट स्वीकार करते हैं? सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये कुछ महत्वपूर्ण डिपॉजिट्स हैं जिसे बैंक स्वीकार करते हैं, और ये मनी का फॉर्म है। इसे आप मनी कह सकते हैं, मुद्रा कह सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो अगर व्यापक तौर पे देखा जाए तो डिपॉजिट्स के दो प्रकार हैं।
पहला डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम या टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? आप एक विड्रॉल स्लिप या चेक के जरिए बैंक से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आप गए, आपको अपने करेंट अकाउंट से पैसा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? चेक जमा करेंगे, या एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम से पैसा निकालना भी क्या है? डिपॉजिट का फॉर्म है। तो वो डिमांड डिपॉजिट का दूसरा रूप है। डिमांड डिपॉजिट्स को व्यक्ति बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बैंक को पहले बताना नहीं होता, आप सीधे गए बैंक में आपने विड्रॉल फॉर्म भरा और उसके बदले में पैसा निकाल लिया, या फिर एटीएम गए, एटीएम से एटीएम कार्ड लगाया और पैसा विड्रॉ कर लिया। यानी कि डिमांड डिपॉजिट को व्यक्ति बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के विड्रॉ कर सकता है। करेंट अकाउंट्स आपके डिमांड डिपॉजिट्स के उदाहरण हैं। इसमें किसी भी तरह की शर्तें नहीं होती, मतलब कितना भी रुपया आप जमा कर सकते हैं, कितना भी, 1 करोड़, 200 करोड़, उसका कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम भी कुछ भी कर सकती हैं, और किसी भी डिनोमिनेशन में कर सकते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब हो गया गुणक। जैसे मान लीजिए आप 321 रुपये 46 पैसे जमा करना चाहते हैं, ठीक है, अब वो करंट अकाउंट में आप जमा कर लेंगे। और इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट पर कोई शर्त नहीं होती, नंबर ऑफ विड्रॉल पर कोई शर्त नहीं होती, कि भी किसी भी संख्या में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी ही बार निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में बैंक चेक जारी करते हैं, और इसको चेकेबल अकाउंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चेकेबल अकाउंट। यानी कि चेक के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं, और चेक के जरिए भुगतान करने का मतलब ये ज्यादा लिक्विड होते हैं, ज्यादा तरल होते हैं। तो फिर दूसरा डिपॉजिट का फॉर्म है। अभी तो डिमांड डिपॉजिट की बात हुई, टाइम डिपॉजिट। एक तो डिमांड की बात हुई, अब यहां टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, यहां दो चीजें आती हैं, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो ये सर्टेन पीरियड टाइम ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इनको टाइम कहा जाता है। और बैंक क्या करते हैं? इन पर हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, ज्यादा ब्याज दर देते हैं। जैसे आपका एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, एक तरह का टाइम डिपॉजिट है, क्योंकि इस पर आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। और इनको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही, एक निश्चित समय सीमा के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और आपको बैंक को नोटिस देना पड़ता है कि आप ये फिक्स डिपॉजिट निकालने जा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट निकालने जा रहे हैं। यानी कि इसमें या तो टाइम की शर्त होगी या टर्म की शर्त रखी जाती है। टर्म की शर्त ऐसी होगी, जैसे मान लीजिए ग्राहक जो भी विड्रॉ करेगा वो 5 रुपए का मल्टीपल से कम नहीं कर सकता है। एक एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। या मान लीजिए 1 रुपए के मल्टीपल से कम में नहीं कर सकता है, 50 पैसे में नहीं कर सकता है। ये टर्म की शर्त हो सकती है। और टाइम की शर्त क्या होगी? कह देगा कि महीने में 5 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकता, ये एक हफ्ते में 4 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकता है। तो टर्म डिपॉजिट के उदाहरण क्या है? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। टर्म डिपॉजिट, एक तो फिक्स डिपॉजिट्स, कुमुलेटिव डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ये जो है टर्म डिपॉजिट्स के उदाहरण है। तो जो सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, सॉरी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक तरह का टर्म डिपॉजिट है। तो आपने देखा, जो करंट अकाउंट है आपका डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट है आपका टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट्स की तुलना में ज्यादा कठोर शर्तें होती हैं। इसे मान लीजिए अगर एफडी को आप पहले निकालते हैं, तो आपका ब्याज दर कम हो जाएगा, या कुछ पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। और डिमांड डिपॉजिट्स के विपरीत ये चेकेबल अकाउंट्स नहीं होते, मतलब चेक के जरिए आप यहां से पैसा नहीं निकाल सकते, ये कम लिक्विड होते हैं। यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स की दो खास बातें हो गई, नो रिस्ट्रिक्शन चेकेबल अकाउंट, और टाइम या टर्म डिपॉजिट की खास बातें क्या हो गई? रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, और इसमें नो चेकेबल अकाउंट होता है। ये दोनों अंतर ध्यान से सुन लीजिए। जो डिमांड डिपॉजिट है इसमें नो रिस्ट्रिक्शन है,
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ भी कितनी बार निकाल सकते हैं हम, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती है। लेकिन ये चेकेबल अकाउंट होता, नो रिस्ट्रिक्शन। और फिर चेकेबल अकाउंट मतलब चेक के जरिए पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम और टर्म डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, और ये चेकेबल अकाउंट नहीं होता है।